दुनिया में छिड़ी जंग का असर अब भारत की रसोई, आपकी गाड़ी और देश की अर्थव्यवस्था तक पहुंच सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने सिर्फ तेल बाजार को नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने चेताया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो कच्चा तेल जो है $120 प्रति बैरल के पार जा सकता है। वहीं आईएमएफ ने भी भारत के लिए दो बड़े खतरे गिनाए हैं, महंगा तेल और कमजोर मानसून। अगर ये दोनों संकट साथ आए तो महंगाई बढ़ सकती है, रुपए पर दबाव आ सकता है और देश की आर्थिक रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। आखिर ये खतरा कितना बड़ा है और आम आदमी को कितना परेशान कर सकता है, आइए पूरी रिपोर्ट में इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले जो है गोल्डमैन सैक्स की जो चेतावनी है उससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक कहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहिए, गोल्डमैन सैक्स ने चेतावनी दी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो है वहाँ अगर अनसर्टेनिटीज़ है, वहाँ अगर दिक्कत आती है तो तेल की जो सप्लाई है, जो सप्लाई चेन क्राइसिस है वो उत्पन्न हो सकता है। कहा जा रहा है कि तेल की सप्लाई लगातार अगर वो बाधित रहती है तो 2026 की चौथी तिमाही तक ब्रेंट क्रूड जो अभी फिलहाल $90 $85 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो $120 प्रति बैरल के ऊपर जा सकता है। हालांकि बैंक ने यह भी कहा कि फिलहाल ये उसका बेस केस है, बेस केस नहीं है, माफ कीजिएगा। उसकी उम्मीद है कि हालात जो है सामान्य हो जाएंगे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये समझ लेते हैं। देखिए, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जो है तेल परिवहन का मार्ग है, यानी जिसके के जरिए जो है आवाजाही होती है तेल की, क्रूड ऑयल की और एनर्जी की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं तमाम देशों की, वो इसी रूट से आता है। कहा तो ये भी जाता है कि दुनिया के लगभग 20% यानी 5 बैरल, हर 5 बैरल में 1 बैरल जो तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। भारत का 40% से ज़्यादा जो इम्पोर्टेड कच्चा तेल है वो भी इसी रास्ते से आता है। अगर यहाँ युद्ध, हमले या नाकेबंदी होती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। अब गोल्डमैन सैक्स ने और क्या क्या बातें कही, ये भी जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सप्लाई बाधित रहती है तो ब्रेंट क्रूड, जैसा कि अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा, कि $120 प्रति बैरल के ऊपर जा सकता है। बाजार में तेल की भारी कमी हो सकती है, कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। लेकिन बैंक का मुख्य अनुमान क्या है वो भी जान लेते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तनाव कम हो जाता है तो 2026 की चौथी तिमाही में औसत ब्रेंट क्रूड की जो कीमत है वो लगभग $80 प्रति बैरल के आसपास हो जाएगी। 2027 में औसत कीमत जो है लगभग $75 प्रति बैरल के आसपास आ जाएगी। यानी बैंक अभी भी मान रहा है कि हालात धीरे धीरे सामान्य हो सकते हैं। अब तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, इसके क्या मुख्य कारण हैं वो समझ लेते हैं। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, आज भी जो सुबह खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जो है ईरान को धमकी दी है कि उसके जितने भी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहाँ पर जो है अगर कोई भी गतिविधि हो रही तो वहाँ हम अटैक करेंगे। इससे मामला और बिगड़ गया, बाजार क्रैश हो गए। मिडिल ईस्ट में सैन्य गतिविधियां जो बढ़ रही हैं उसकी वजह से कहा जा रहा है कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। यमन में हूती विद्रोहियों की धमकियां बढ़ रही हैं, इस वजह से भी तेल की कीमत जो है उस पर असर हो रहा है। रेड सी में जहाज़ों पर हमलों का खतरा है और तेल सप्लाई में रुकावट की जो है यानी सप्लाई चेन क्राइसिस की जो है उसकी आशंका बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वजह से कहा जा रहा है कि तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। अभी तेल की कीमत क्या है ये जान लेते हैं। देखिए, हाल के कारोबार में अगर बात की जाए तो ब्रेंट क्रूड लगभग जो है $89 प्रति बैरल के आसपास है। WTI क्रूड वो भी लगभग $85 प्रति बैरल के आसपास है। यानी कीमतें जो हैं अभी $120 से काफ़ी नीचे, लेकिन जोखिम यानी रिस्क बना हुआ है। क्या चीज़ें जो हैं कीमतों को बढ़ाने से रोक सकती हैं, तो गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक चीन की ओर से जो कमज़ोर मांग है, ग्लोबल इकोनॉमी की धीमी रफ्तार है, तेल की खपत में उतार चढ़ाव, ये सभी कारण जो है कीमतों को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं। तो जो बात है वो रोकने वाली भी बात है, वो भी गोल्डमैन सैक्स ने बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा ये भी समझ लेते हैं। देखिए, भारत अपनी ज़रूरत का 85 to 89% हिस्सा जो है उससे ज़्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इसलिए तेल महंगा होने पर भारत को कई समस्याओं का जो है सामना करना पड़ सकता है। एक तो बात आ रही है कि तेल महंगा होगा तो भारत को उतना ही तेल खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, विदेशों को ज़्यादा डॉलर देने पड़ेंगे, जिससे देश की जो है विदेशी पेमेंट का जो है फॉरेक्स रिजर्व्स जो है, फॉरेक्स रिजर्व्स वो हमारा गड़बड़ा सकता है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो, उसका जो मामला है करंट अकाउंट डेफिसिट वो बढ़ सकता है। तेल खरीदने के लिए जो है ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत होगी। इससे कहा जा रहा है कि डॉलर मजबूत होगा, रुपया कमज़ोर होगा। तो एक दौर था, हम लोगों ने देखा था कि रुपया एट ऑल टाइम लो के आसपास था, तो वो स्थिति भी अगर आएगी तो समस्या और बढ़ेगी। फिर कहा जा रहा है कि तेल महंगा होने का असर जो है पेट्रोल, डीजल, गैस, ट्रांसपोर्ट, सामान की ढुलाई, खाद्य पदार्थों सभी पर पड़ता है। यानी इसका जो है अब मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है, तो इससे भी चीज़ें डिरेल हो सकती हैं। अगर महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई के लिए ब्याज दरें कम रखना वो भी मुश्किल हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि अगस्त में जो है पहले सप्ताह में जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है, तो अगर वहाँ अगर चीज़ें गड़बड़ाती हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है अगर आप होम लोन ले रहे हैं या अगर
कोई नया लोन लेना चाहते हैं या आपके बैंक में एफडी कराना चाहते हैं तो उन तमाम रेट्स पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहीं तो कहा जा रहा है कि सरकारी तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा और अंत में जो है पेट्रोल डीजल के दाम भी वो भी बढ़ सकते हैं। अब इस पूरे मामले पर जो है ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल का क्या कहना है वो समझ लेते हैं। देखिए, कच्चे तेल की हर $1 की बढ़ोतरी से भारत का सालाना जो है आयात का बिल यानी इंपोर्ट का बिल वो लगभग $2 अरब तक बढ़ जाता है। यानी यदि तेल $10 महंगा होता है तो भारत का जो इंपोर्ट बिल है वो करीब $20 अरब तक वो बढ़ सकता है। अब मिडिल ईस्ट भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट से भारत को लगभग 55% कच्चा तेल मिलता है। भारत के कुल एक्सपोर्ट का लगभग 17% इसी क्षेत्र से जाता है और विदेशों से आने वाले कुल रेमिटांस का जो है लगभग 38% भी जो है इसी सेक्टर से यानी इस क्षेत्र से आता है। इसलिए अगर वहाँ तनाव बढ़ना भारत के लिए सिर्फ तेल का ही नहीं बल्कि पूरे व्यापार का जो है वो मुद्दा बन जाता है। अब दूसरी खबर है कि आईएमएफ की चेतावनी को समझ लेते हैं। देखिए, क्या कहा है आईएमएफ ने वो समझ लेते हैं। देखिए, आईएमएफ का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के सामने दो सबसे बड़े जोखिम हैं। एक पहला है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता युद्ध यानी जो तनाव है और तेल की महंगाई, और दूसरा वो कह रहे हैं कि अल नीनो की वजह से कमजोर मानसून। इन दोनों का असर जो है भारत की जो है आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी जो ग्रोथ है उस पर पड़ सकता है। आईएमएफ ने जीडीपी का अनुमान भी घटाया, वो डेटा भी जान लेते हैं। देखिए, आईएमएफ ने 2026-27 की जीडीपी ग्रोथ को जो है 6.5% से घटाकर 6.4% किया है। 27-28 की जीडीपी ग्रोथ जो है 6.5 से बढ़ाकर जो 6.7% का जो है अनुमान दिया है। अब आईएमएफ को सबसे ज़्यादा चिंता किस बात की है, इस बात को और आसान भाषा में समझ लेते हैं। देखिए, तेल महंगा होने से अगर युद्ध बढ़ता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपरी कहानी में भी बताया, ओपनिंग रिमार्क में भी बताया, तो तेल महंगा हो जाएगा। भारत का जो है इम्पोर्ट बिल वो महंगा होगा, बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, रुपया कमज़ोर होगा और जो है आर्थिक विकास वो प्रभावित होगा। और कब दूसरा जो फैक्टर है कमज़ोर मानसून, देखिए कहा जा रहा है कि इस साल अल नीनो का असर देखने को मिल सकता है। अगर बारिश कम होती है तो खेती प्रभावित होगी, खाद्यान्न का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है वो घट सकता है, खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाएंगी और ग्रामीण जो इनकम उस पर भी असर पड़ सकता है। अब आईएमएफ ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर वो भी समझ लेते हैं। भारत और भूटान के लिए आईएमएफ के जो है वरिष्ठ प्रतिनिधि, उनके अनुसार, अनिल साहब के अनुसार वो कह रहे हैं कि युद्ध बढ़ना सबसे बड़ा जोखिम है। इससे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, कमज़ोर मानसून भी जो है इकॉनमी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। अब भारत के आंकड़ों पर आईएमएफ क्या करेगा ये भी जान लेते हैं। देखिए, आईएमएफ इस साल के अंत तक भारत के नए जीडीपी आंकड़ों की जो है गुणवत्ता उसकी दोबारा समीक्षा करेगा। पहले क्या समस्या थी वो जान लेते हैं। देखिए, आईएमएफ ने भारत के जो है नेशनल अकाउंट्स के आंकड़ों को पहले सी रेटिंग दी थी क्योंकि पुराना बेस ईयर इस्तेमाल हो रहा था। कीमतों में बदलाव को मापने का तरीका जो है वो पुराना था, कुछ तकनीकियाँ खामियां भी थी। अब भारत ने क्या सुधार किए, जो दिक्कत आ रही थी तो वो भी समझ लेते हैं। सरकार ने कई बदलाव किए। जीडीपी का नया जो है बेस ईयर वो 2022-23 किया। डब्ल्यूपीआई और आईआईपी जैसे नए आंकड़ों को जो है वो शामिल किया गया। मैन्युफैक्चरिंग में डबल डिफ्लेशन जो है पद्धति उसको लागू की। डिजिटल और प्रशासनिक जो है डेटा का ज़्यादा उपयोग करना शुरू किया। इन सुधारों के बाद आईएमएफ दोबारा जो है कहा जा रहा है कि वो इसका मूल्यांकन करेगा। तो ये रही दोनों खबरें, गोल्डमैन सैक्स की वार्निंग और आईएमएफ की वार्निंग। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी।